जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से लोग जीएस टीचर्स एकेडमी में। और आज हमारा जो मुद्दा है वह राजनीतिक मुद्दा है। और हम सर से आपका बिना समय गवाए हम सर से कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। सर, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में रोड विवाद का बढ़ता प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज किस प्रकार आपने जो प्रश्नों की श्रृंखला लाई है, और आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम चर्चा करेंगे। और आपका जो पहला प्रश्न है कि भारत में रूढ़िवाद का बढ़ता प्रभाव। देखिए, आज समय किस प्रकार समय बदलता जा रहा है, और जिस प्रकार समय बदल रहा है ठीक इसी प्रकार किस प्रकार देखिए, आज तो तब भी कुछ रूढ़िवाद विचारधाराएं कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत कम देखने को मिलती हैं। आप जितना पीछे जाएंगे उतना अधिक हमको रूढ़िवाद हमको देखने को मिलता है। और ऐसा भी हमको ये भी लगता है कि जो रूढ़िवाद है अधिक से अधिक कहीं न कहीं यह महिलाओं के पक्ष में बात करता है। कहीं ये देखा, रूढ़िवादी जो विचारधारा को जो फैला रहा है वह कौन फैला रहा है? अधिक से अधिक महिलाएं हैं। रूढ़िवादी धारणा में अधिक कौन है? महिलाएं हैं। और महिलाओं को प्रोत्साहन कौन दे रहा है? कहीं न कहीं पुरुष हैं। ये पुरुषवादी सोच महिलाओं को रूढ़िवादी सोच में पनप रहा है। अब ऐसा कहा गया कि देखिए, अगर कि महिलाएं घूंघटा पूरा नीचे तक, ये कहीं की संस्कृति है। ठीक है, आपकी संस्कृति अच्छी है, लेकिन हद से देखिए, आप कहीं अब अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं, आप वहाँ यह पाएंगे कि कई महिलाएं तो ऐसे ही अपने पति का नाम भी नहीं ले रही हैं। अच्छा, ये किसने दिया? ये कहीं ना कहीं पुरुषों का ही देने की भैया, पुरुष को जो है मतलब कि महिलाएं पुरुष अपने पति का नाम नहीं लेंगी, घूंघटा ओढ़ के रहेंगी, जिससे उसकी पत्नी को कोई अन्य पुरुष देख न पाए। अच्छा, क्या लगता है ये महिलाओं ने बनाया है? क्या कोई बंदा खुद अपने आप में जंजीर में जकड़ना चाहता है? कहीं न कहीं यार पुरुषों की ही सोच है। पुरुषों ने किस प्रकार जो है महिलाओं को हावी किया कि आप घूंघटा ओढ़ कर रखिए। किस लिए? कि अन्य पुरुष आपको देख न पाए। हाँ ठीक है, ये संस्कृति है, लेकिन देखिए अब आज समय में देखिए कहीं जो घूंघटा का जो प्रथा था ये कहीं कहीं समाप्त हो रहा है। क्यों समाप्त हो रहा है? उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि देखिए ऐसा था कि जो पहले जो शादियां होती थी तो उसमें लमसम यह देखा गया कि जो मतलब जो ससुर है और जो बेटा है उसकी उम्र लगभग सेम थी, बहुत 2-3 साल 4 साल अंतर में। तो और आज क्या है? आज बेटा 30 साल का, बाप 17 साल का। तो आज घूंघटे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये हावी कौन कर रहा है? ये कहीं न कहीं पुरुषों की ही सोच है। मैंने आपको पहला बताई। नंबर दूसरा देखिए, सिंदूर कौन सा त्यौहार है जिसमें जो महिलाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक आती हैं? कोई त्यौहार आता है शायद, क्या ना, थोड़ा दिमाग नहीं आ रहा है। नहीं, तीज नहीं है, करवा चौथ नहीं, जो बिहार में होता है छठ पूजा में आप आपने देखा होगा किसी प्रकार महिलाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कहती क्या है, इससे पति की उम्र बढ़ती है। अब ये बढ़ा, ये किसने दिया? पुरुषों ने। पता है, उम्र सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि सिंदूर लगाए से पति की उम्र बढ़ जा रही है। अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सिंदूर लगा काम चलाया जाता। लेकिन कहीं कि यह संस्कृति भी है। लेकिन किस प्रकार देखिए, रूढ़िवाद तो यही तो है, बिना तर्क किए किसी चीज को मान लेना, ये कहेंगे रूढ़िवाद तो ही है। अब ईश्वर की देखिए, आप ईश्वर में आस्था कर रहे हैं, लेकिन आस्था पर भी तर्क होना चाहिए ना। आप किस प्रकार तर्क है भैया, आप जा रहे हैं ठीक है। मैंने कई मंदिरों में देखा, लोग देख रहे हैं लेकिन चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। भूखा बैठा हुआ है, उसको एक रोटी नहीं खिलाएंगे और अंदर जाकर जो है पैसे बर्बाद कर रहे हैं। समय बदल रहा है, हमको आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को कि भाई क्या है। अगर आप तर्क नहीं लगाएंगे तो कैसे सिस्टम बन पाएगा? तो मेरा मानना यही है कि अब देखिए, रूढ़िवाद तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि जो पुरुष आज के हैं वो कहीं से दूर हट रहे हैं। लेकिन तब भी रूढ़िवाद आज भी है, और उसी रूढ़िवाद को कहीं ना कहीं हम संस्कृति के रूप में ही लेते हैं। बिल्कुल। और हमारा दूसरा प्रश्न है, पीओके भारत का हिस्सा बन पाएगा या नहीं?
देखिए आपका ये राजनीतिक मुद्दे के अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन है कि पीओके क्या भारत का हिस्सा बनेगा। देखिए ये वही हाल हुआ कि अब क्या कहा जाए कि पीओके भारत का हिस्सा कैसे बनेगा। भाई चीज़ों को समझना है। पीओके आज तो लगभग ये मुद्दा हमारा 48 से ही चल रहा है, जो विवाद का मुद्दा है, और आज तक किस प्रकार राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार हमको गोला दिए जा रही हैं। यज्ञ कराया जा रहा है कि भारत पीओके का हिस्सा बनेगा। भाई पीओके का हिस्सा कैसे बनेगा जब आपकी यूएनओ में अस्थायी सदस्यता ही नहीं है। आप पीओके को हिस्सा कैसे बना पाएंगे। राजनीतिक पार्टियां आप में से करती जो है चली जाएंगी। भाई कैसे बने बताइए। कुछ तो आपने कुछ बनाया होगा कि पीओके भारत हिस्सा बनेगा। जब चीन, देखिए अस्थायी सदस्यता में 5 देश है जिसमें चीन भी है, और आपको ये पता होगा कि चीन कहीं न कहीं चीन जो है पीओके से ही लेकर जो है जाता है। वहाँ अपने चीन से पीओके होते हुए जो है सीपीईसी रोड जाती है, और जिसको बना कौन रहा है, किसने बनाया, चीन ने बनाया। और चीन की अस्थायी सदस्यता कहाँ पे है, यूएनओ में है। और ये मुद्दा कहाँ पे है, यूएनओ। भाई जब मुद्दा यूएनओ में है, उसकी सदस्यता अस्थायी है, तो कैसे कर पाएगा। और भारत कौन है, अस्थायी सदस्य। और आपको पता होगा कि अगर 5 सदस्य जो अस्थायी सदस्य हैं, अगर किसी मुद्दे पर अगर वीटो कर देते हैं तो वह मुद्दा नहीं माना जाए। कोई एक भी देश ऐसा नहीं कि लगभग देखिए फ्रांस ने भी समर्थन दिया था, फ्रांस ने दिया, इंग्लैंड में दिया, रूस ने भी दिया समर्थन, सबने दिया। मुद्दा कहाँ अटका, चीन। तो आपको कैसे लगा, आप कैसे कह रहे हैं कि जो है पीओके भारत हिस्सा बन जाएगा। या फिर हाँ, दो साधन है, या फिर भारत पीओके का हिस्सा बन जाए, नहीं भारत जो है यूएनओ में अस्थायी सदस्यता पा जाए, नंबर 1 बात। दूसरा, आपका संबंध चीन से अच्छा हो जाए, और यह संभव चीन से हालांकि देखिए सदस्यता बन सकता है, लेकिन समझिए यहाँ पर भी है कि सदस्यता बनने के लिए भी चीन की सहमति होना आवश्यक है। भाई सदस्यता बनने जा रहे, अगर मान लीजिए रूस ने बोला ठीक है आप हमारी सदस्यता ले लीजिए, अमेरिका ने भी कहा, ब्रिटेन ने भी कहा, फ्रांस ने भी कहा, लेकिन क्या चीन चाहेगा भी। चीन क्यों चाहेगा भाई, उसको नहीं पता, मूर्ख है वो, मूर्ख नहीं है ना। वो क्यों चाहेगा कि भारत की वजह से जो है सदस्यता अस्थायी हो और उसका जो सब बना बनाया खेला बिगड़ जाए। जब चीन व्यापार, देखिए अगर आप समझ लीजिए कि चीन जो व्यापार कर रहा है, अगर पीओके के माध्यम से कर रहा है, जो आप सीपीसी रोड बनाया है, उससे उसका खर्चा कम आ रहा है। अगर वो टूट जाएगा तो उसको कहीं न कहीं जो है पूरा घूमते हुए जो है किस प्रकार जो है हमारा इधर बंगाल की खाड़ी से होते हुए किस प्रकार अरब सागर की ओर उसको जाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो क्यों चाहेगा। यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है। और देखिए अभी कहना तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो है भविष्य में नहीं बन पाएगा, विवाद कुछ हो सकते हैं, लेकिन हमको चांस तो अभी नहीं लग रहा है कि सब बन पाएगा। बिल्कुल सर, रूस, अमेरिका या फिर इंग्लैंड क्यों चाहेगा कि भारत यूएनओ का सदस्य बने। कौन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। रूस, देखिए हमारा जो संबंध है वो हमारा संबंध रूस से भी बेहतरीन है, इंग्लैंड से भी ठीक ठाक है, इंग्लैंड से भी हमारा संबंध अच्छा है। ऐसी बात नहीं कि हमारा संबंध उससे खराब है। और व्यापार के मामले में भी हमारा रूस से संबंध अच्छा है, इंग्लैंड से। देखिए समस्याएं कहाँ हो रही हैं। अच्छा, आपने कभी गौर किया कि हमारी दुश्मनी चीन से क्यों है, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से क्यों है। क्योंकि हमारी कहीं सीमा में विवाद है। अधिकतर मुद्दे भाई परिवार में विवाद क्यों हो रहे हैं। हमारा संबंध जो अगर हमारा संबंध गांव से अच्छा है, लेकिन हमारा पड़ोसी संबंध अच्छा क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं जो विवाद का जो साधन है कहीं सीमावर्ती क्षेत्र है। अक्सर विवाद सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही होता है, लेकिन हमारा विवाद इंग्लैंड से नहीं है। हम व्यापार कर रहे हैं बेहतरीन, हमारा विवाद रूस से नहीं है क्योंकि हमारा सीमा ही नहीं लग रहा है। हमारा विवाद फ्रांस से नहीं है क्योंकि हमारा सीमा ही नहीं लग रहा है। हमारा विवाद पाकिस्तान से है, हमारा विवाद जो है नेपाल से भी हो जाता है, हमारा विवाद मान लीजिए ठीक है भूटान, हमारा विवाद चीन से हो जा रहा है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी सीमाएं कहीं ना कहीं साझा हो रही हैं। तो वो चाहती हैं लेकिन ये नहीं चाहता ये। और अगला प्रश्न जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री क्यों बने। देखिए पंडित जवाहरलाल, देखिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें देखिए ऐसा मुद्दा भी आता है कि सरदार पटेल
सरदार पटेल मतलब जो विवाद हुआ कि मतलब कहा गया कि सरदार पटेल ही जो है प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन लोगों का यह मानना है कि अरे जो है गांधी ने कहा कि नेहरू तू बन जाओ, ये कहीं न कहीं मिली भगत जो है भगत थी। लेकिन देखिए कहीं न कहीं जो गांधी का जो दृष्टिकोण था वह दूरदर्शी था। उनको पता था कि सरदार पटेल बहुत अधिक दिनों तक चलने वाले नहीं। और आपको पता होगा लगभग 1950 तक सरदार पटेल का देहांत हो जा रहा है। और गांधी यह जानते थे कि अभी हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है और अगर अभी कोई प्रधानमंत्री बना 2 साल में फिर एक्सपायर हो गया, फिर नया प्रधानमंत्री चुनाव कराएं तो भारत को खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, चुनाव पड़ेगा। कहीं के गांधी यह चाहते थे कि अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहा है लंबा काम का 10 से 15 साल तक लगातार चले, तो ऐसा एक युवा कर्मठी एक ऐसा प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। जो गांधी ने जो प्रेफर किया इनको नेहरू जी को इसी कारण से किया। आपको पता है कि 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी है। अब प्रथम आम चुनाव कब हो रहा है? 50 से 51-52 हो रहा है। भाई जब चुनाव ही 51-52 हो रहा है तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो है सरदार पटेल बन जाएंगे? देखिए हम किसी के ऊपर हम कीचड़ तो उछाल देते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियों पर हम कहीं न कहीं गौर नहीं करते। हमको परिस्थितियों पर गौर करना चाहिए। जी हमारा चौथा प्रश्न है, शीत युद्ध के सामने गुटा निरपेक्ष आंदोलन। बिल्कुल देखिए जब हमारा शीत युद्ध चल रहा था तो उसी समय कहीं न कहीं जो है भारत में देखिए शीत युद्ध जब चला, देखिए शीत युद्ध क्या था? एक तरफ प्रथम में दुनिया में अमेरिका था, दूसरी दुनिया में कौन था? रूस था। दोनों के मध्य देखिए संघर्ष हो रहा है। शीत युद्ध का अर्थ यह नहीं कि जो है ठंडी के मौसम में युद्ध, इसका अर्थ यह होगा कि अमेरिका रूस दोनों कभी युद्ध नहीं किए, लेकिन पूरी दुनिया में मार करा दिए, पूरी दुनिया में मार करा दिए। आपको क्या लग रहा है जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, यह रूस और यूक्रेन का युद्ध है? यह रूस और अमेरिका का युद्ध है। कहीं न कहीं या देखिए रूस जो था, रूस अमेरिका को एक बम भी नहीं चलाया, ना अमेरिका ने रूस को मारा, लेकिन पूरी दुनिया अमेरिका जिसके साथ थी, अमेरिका के साथ जो सहयोगी देश थे, रूस उसको मारता, और रूस के साथ जो सहयोगी देश थे, अमेरिका उसको मारता। तो पूरी दुनिया में मारकाट हो गया। तो भारत ने कहा गुट निरपेक्ष, हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। भाई हम अमेरिका के साथ रहेंगे तो दुश्मनी हम क्यों लें रूस से, और रूस के साथ रहेंगे हम दुश्मनी अमेरिका से क्यों लें? हम क्यों लें भाई? अभी हम जो है विकासशील देश है, अभी हमारा जो है विकास धीरे धीरे हो रहा है, हम दुश्मनी ले लें? इसीलिए किसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली। इसमें मार्शल टीटो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो भी साथ थे। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो है नींव रखा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत यूएनओ की अस्थायी सदस्यता। हाँ देखिए मैंने आपको चर्चा कर दी थी पहले वाले में कि देखिए भारत की यूएनओ में अस्थायी सदस्यता जो है वो हमने आपको बताया कि अभी जो है सदस्यता नहीं, मैंने पीओ की बात की थी ना। हाँ तो यूएनओ की भारत की यूएनओ में अस्थायी जो सदस्यता है वो मिल सकता है, लेकिन अभी समय लगेगा। इतना आसान नहीं है कि आप अस्थायी सदस्यता ले लें। लेकिन कहीं कहीं जो चीन फिर मुद्दा उठाएगा कि कहीं कहीं वो बीटो कर देगा। अब भाई अगर अस्थायी सदस्यता आप लेने जाएंगे वो बीटो नहीं करेगा। सारी मुद्दा कहीं ना कहीं पीओके से जुड़ी हुई हैं, इतना आसान नहीं है। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत में भ्रष्टाचार। अरे भारत की भ्रष्टाचार की अब बात ही मत करिए। यहाँ एक चपरासी से लेकर उच्च अधिकारी घूस में पिरोए हुए हैं। यही हाल है कि ये समय को समझ नहीं थे। ये हमको लगता है ऐसे हैं, ये लोग जन्म लेने के लिए भी अपने माँ से घूस लिए होंगे। वो पैदा होना है पृथ्वी पे। ये इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, ये देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इनका घूस भर दीजिए पेट, ये खुश हो जा रहे हैं। आज भारत को इतना साल स्वतंत्र हो गया है, आज भारत की स्थिति क्या है? वही हमने बात की जर्मनी की, 1990 तक वह कहीं कहीं जो स्वतंत्र हो रहा है, 90 तक। आज जर्मनी कहाँ चला गया और भारत 47 स्वतंत्र हुआ है। चीन
48% हो रहा है, और चीन कहाँ है? एशिया का मरीज कहा जाने वाला चीन, एशिया का मरीज था, 48% हो रहा है। आज चीन की स्थिति क्या है? उसने कहा हम एशिया के मरीज हैं, लेकिन रहेंगे नहीं। भारत में यहाँ किसी को कह दो अरे तुम ऐसा है, अरे वो समझ ही नहीं पा रहे, अरे भाई हम ऐसे हैं, हमेशा हैं। अपनों को समझ नहीं रहा है। आज एशिया का मरीज कहा जाने वाला चीन आज कहाँ चला गया? तो भारत में कहीं कि हर पद पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कोई सीमा ही नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए ठीक है, और आज आपसे मिलकर हमको बहुत ही अच्छा लगा, और चलिए फिर आगे हम लोग फिर चर्चा किसी मुद्दे पर करेंगे। बिल्कुल, तब तक के लिए जय हिंद।